आइए अब हम जानते हैं कि फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स में क्या डिफरेंस होता है। फाइनाइट वर्ब आर ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड वर्ब्स। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, ये फाइनाइट होती हैं, डेफिनेट होती हैं। मीन्स ये हमेशा सब्जेक्ट के साथ एग्री करती हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये सब्जेक्ट के चेंज होने से चेंज हो जाती हैं, इनके फॉर्म्स चेंज हो जाती है। ये टेंस के चेंज होने से भी चेंज हो जाती हैं। कैसे? देखिए, ही सिंग्स अ सॉन्ग। दिस इज ए सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। हियर द सब्जेक्ट इज ही। हमने इस वर्ब के साथ यहां एस क्यों लगाया? क्योंकि यहां पर ही सिंगुलर पर्सन था, सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसलिए हमने सिंग के साथ एस लगाकर इसको सब्जेक्ट से एग्री करवाना पड़ा। अगर हम इस ही को प्लूरल में चेंज कर दें और यहां ही के स्थान पर दे लिख दें तो इट चेंजेस। दे सिंग अ सॉन्ग, यहां पर इसकी फॉर्म चेंज हो गई। अब हमने इसके साथ एस नहीं लगाया क्योंकि अब हमें सब्जेक्ट से एग्री करवाना है और सब्जेक्ट है प्लूरल, इसलिए हम एस नहीं लगाएंगे एंड इट विल बिकम दे सिंग अ सॉन्ग। आइए अब हम टेंस को चेंज करके देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट की अपेक्षा इसे हम सिंपल पास्ट बनाते हैं। वी सैंग ए सॉन्ग। अगेन अब ये हमारा V1 था, यहां पर हमें V2 लगाना पड़ा। फॉर्म ऑफ द वर्ब हैज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द टेंस। इसका मतलब फाइनाइट वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदलती रहती हैं, उनकी फॉर्म्स चेंज होती रहती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसकी फॉर्म कुछ और होगी, प्लूरल होने पर वो चेंज हो जाएगी या टेंस के चेंज होने पर वो चेंज हो जाएगी। दे हैड संग अ सॉन्ग। अगर हम इसको पास्ट परफेक्ट टेंस बना दें तो फॉर्म विल चेंज अगेन। जो वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार चेंज होती रहे उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। बिना फाइनाइट वर्ब के कोई भी सेंटेंस, कोई भी क्लॉज नहीं बन सकता। इसलिए फाइनाइट वर्ब के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें समझना होगा ए फाइनाइट वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इन नंबर एंड इन पर्सन। अगर नंबर चेंज हो जाए सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर, या फिर फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन, सेकंड से थर्ड पर्सन चेंज हो जाए तो भी वो फाइनाइट वर्ब एग्री करेगी सब्जेक्ट से इन नंबर एंड पर्सन। सेकंड इज a clause or a sentence must have at least one finite verb. Without a finite verb, no sentence can exist. इसलिए हमने देखा कि फाइनाइट वर्ब बहुत ही आवश्यक है किसी सेंटेंस में होना, लेकिन क्या यहां कोई और ऐसा वर्ड है जो हमें वर्ब की तरह दिखता है? नो। सब्जेक्ट, वर्ब, आर्टिकल एंड song is an object which is a noun. There is no other verb, there is no other word looking like a verb. आइए अब हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस को देखते हैं जो फाइनाइट वर्ब्स नहीं हैं, जिन्हें हम नॉन फाइनाइट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he likes to sing a song। यहां पर likes, यहां s हमने इसलिए लगाया क्योंकि सब्जेक्ट था सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन he likes। now to sing, this looks like a verb because sing is a verb। यहां हमने डिस्कस किया था sing verb है, लेकिन क्या sing यहां पर verb है? बिल्कुल नहीं। this is not a verb, it seems to be a verb। ये verbs जैसी दिखती तो है लेकिन ये बहरूपिया है यहां और लर्नर्स को फंसाना चाहता है। यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 2 + V1 इज ए नॉन फाइनाइट, नॉट ए वर्ब। ही लाइक्स टू सिंग अ सॉन्ग। अब नॉन फाइनाइट्स की क्या विशेषता है? नॉन फाइनाइट्स कभी भी सब्जेक्ट के बदल जाने से या टेंस के बदल जाने से नहीं बदलते।
They remain the same, either whatever is the tense is and whatever is the subject. He likes to sing a song. आइए अब हम सब्जेक्ट को चेंज करते हैं. They like to sing a song. इस to sing पर कोई फर्क नहीं पड़ा. Although यहां पर ये वर्ब की फॉर्म चेंज हुई है, एस नहीं लगा. They like to sing a song. We liked singing. Again, this is a verb. ये सब्जेक्ट और टेंस के चेंज होने से चेंज होती रहती है, लेकिन सिंगिंग यहां पर हम कुछ भी लिख दें. He likes singing, she likes singing, I like singing. केवल फाइनाइट वर्ब की फॉर्म चेंज होगी, ना कि नॉन फाइनाइट की. इसलिए इन तीनों सेंटेंसेस में टू सिंग, सिंगिंग, दीज आर नॉन फाइनाइट्स. तो एक बेसिक डिफरेंस फाइनाइट वर्ब्स में और नॉन फाइनाइट्स में यह हुआ, दे चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस, बट दे डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड द टेंस ऑफ द सेंटेंस. They doesn't, if a non-finite verb doesn't change with the subject in number or person. It retains the same form always. It always retains the same form. It doesn't change. Non-finites are of three types. They are basically of three types. Non-finites: gerunds, participles, and infinitives. Gerunds, V4 or V1 ing, the words ending in ing form are known as gerunds. But are all the words ending in ing forms in ing are gerunds? No. हम इसके बारे में जानेंगे कि कहां हम ing वाले वर्ड्स को gerund कहेंगे. Participles also end in ing. What is the difference between a gerund and a participle? How do we use the gerunds and participles in different sentences? And infinitives. Infinitives are also basically of two types, to infinitive and without to infinitive. To infinitive or bare infinitive. 2 plus V1 is known as to infinitive and V1 is known as bare infinitive. इस वीडियो को देखने के पश्चात you will be able to differentiate a finite verb from a non-finite. You will be able to identify the gerunds, participles and infinitives in a given sentence, and you will be able to learn the usage of gerunds, participles and infinitives in different sentences in English grammar. हमने अभी तक फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बीच के डिफरेंस को जाना. आइए अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज नॉन फाइनाइट्स. असल में नॉन फाइनाइट्स वर्ब की तरह ही दिखने वाले वो वर्ड्स होते हैं जो किसी सेंटेंस में वर्ब का काम ना करके नाउन का या फिर एडजेक्टिव का रोल प्ले करते हैं. आपने बहरूपिये अवश्य देखे होंगे. कई बार कोई थीफ एक बैगर का वेश धारण करके घरों में आ जाते हैं और चोरी करके या रॉबरी करके चले जाते हैं. हमें समझ नहीं आता कि ये थीफ है, हम उसे बैगर समझ बैठते हैं और वो हमें लूट ले जाता है. ठीक उसी प्रकार से दीज नॉन फाइनाइट्स आर द इम्पोस्टर्स. ये वो इम्पोस्टर्स हैं. दे प्रेटेंड टू बी वर्ब्स. वो वर्ब होने का एक बहाना करते हैं, एक स्वांग रचते हैं, लेकिन असल में वो उन सेंटेंसेस में वर्ब्स नहीं होते. इसीलिए नॉन फाइनाइट्स सब्जेक्ट और टेंस के साथ एग्री नहीं करते. आइए हम इन बहरूपियों को, इन इम्पोस्टर्स को पहचाने और ग्रामर में नॉन फाइनाइट्स में कभी भी कहीं भी कोई गलती ना करें. नॉन फाइनाइट्स बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं: जेरंड, पार्टिसिपल एंड इन्फिनिटिव्स. जेरंड एक ही प्रकार का होता है. पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल,
पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल, जिन्हें हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इन्फिनेटिव्स भी दो प्रकार के होते हैं, टू इन्फिनेटिव एंड बेयर इन्फिनेटिव और विदाउट टू इन्फिनेटिव। इस प्रकार से नॉन फाइनाइट्स को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जेरंड्स, पार्टिसिपल्स एंड इन्फिनेटिव्स। पार्टिसिपल्स को फिर से हम तीन कैटेगरीज में, सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। और इन्फिनेटिव्स को टू सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, टू इन्फिनेटिव एंड विदाउट टू इन्फिनेटिव। आइए हम वर्ब के उस किस फॉर्म को, वर्ब के उस किस रूप को जेरंड कहेंगे, किसे हम पार्टिसिपल कहेंगे और किसे इन्फिनेटिव कहेंगे, ये जानते हैं। अगर हम वर्ब के साथ, उसकी बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दें तो वही आईएनजी वाला वर्ड, वही वर्ब जैसा दिखने वाला बहरूपिया जब नाउन के जगह पर काम करता है और एक एक्टिविटी के रूप में काम करता है, जो किसी सेंटेंस का या तो सब्जेक्ट बन सकता है या ऑब्जेक्ट, उस समय पर वही आईएनजी वाला वर्ड जेरंड होता है। और जब वही आईएनजी से एंड होने वाला वर्ड, वर्ब जैसा दिखने वाला वो वर्ड जो V4 फॉर्म में पाया जाता है, वही जब किसी सेंटेंस में किसी नाउन को क्वालिफाई करता है, अर्थात किसी एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है, तो उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। एक बेसिक डिफरेंस है, इसकी फॉर्म में, इसके स्ट्रक्चर में, इसके स्पेलिंग्स में कोई डिफरेंस नहीं होता। ये V1 आईएनजी किसी सेंटेंस में तीन प्रकार के रोल प्ले कर सकती है। ये V1 आईएनजी किसी सेंटेंस में मेन वर्ब हो सकती है, किसी से दूसरे सेंटेंस में ये जेरंड हो सकता है, और तीसरे सेंटेंस में यही पार्टिसिपल भी हो सकता है। हमें उनको पहचानना होगा, और पहचानने के लिए हमें तीन चीजें पता होनी चाहिए। यदि ये मेन वर्ब है तो उससे पहले आपको कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब अवश्य मिलेगी, और वो स्ट्रक्चर, वो टेंस होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, या फिर इन तीनों टेंसेस के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। उन टेंसेस में, उन सेंटेंसेस में ये मेन वर्ब का रोल प्ले करेगी, और इससे पहले कोई ना कोई फॉर्म ऑफ बी, डू और हैव, विल और शैल एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में अवश्य मिलेगी। उस सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब जहां होगी, वहां पर ये मेन वर्ब का काम करेगी। परंतु यदि यही V1 आईएनजी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो, अर्थात एक नाउन के रूप में काम करे, वहां यही मेन वर्ब जेरंड का काम करेगी, अर्थात एक जेरंड होगी। और यदि यही V1 आईएनजी, द सेम वर्ड is acting as an adjective in a sentence used before a noun that modifies that specific noun followed by it is a participle. हम इनको जब एक एक वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट अवश्य समझ आ जाएगा। आइए हम देखते हैं, मेन वर्ब एक एक्शन होता है हमेशा फॉलोड बाय a helping verb. Gerund, an activity or an action working as a noun in a sentence, either in the form of a subject or as an object. Then gerund and participle acts as an adjective, and it is used just before the noun to qualify that specific noun. Then it is known as a participle. आइए हम तीन एग्जाम्पल लेते हैं। एक ही प्रकार का सेंटेंस है जहां सेम वर्ड स्विमिंग मेन वर्ब भी है, जेरंड भी है और पार्टिसिपल भी है। पहला सेंटेंस हम लेते हैं, ही इज स्विमिंग इन द पूल। ही इज स्विमिंग इन द पूल। हियर द वर्ड स्विमिंग इज द मेन वर्ब। यहां पर ये जो वर्ड स्विमिंग है ये मेन वर्ब है।
कैसे? इससे पहले देखिए हेल्पिंग वर्ब, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ही इज स्विमिंग इन द पूल. दिस इज acting as the main verb in this sentence. Next sentence, swimming is a good exercise. Swimming is a good exercise. Here, there is no helping verb before this verb swimming, and it is acting as the subject in this sentence. We can replace it with a noun. A noun can be replaced with a noun. A verb can be replaced with a verb. An adjective can be replaced with an adjective. और हम noun, adjective और verb के concept को तो जानते ही हैं. इस सेकेंड सेंटेंस में हम यहां इस स्विमिंग को विदाउट आईएनजी वाले वर्ड से अर्थात एक नाउन से रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं? यदि कर सकते हैं तो यह जेरंड है. स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज. आइए करके देखते हैं. क्या मैं इस वर्ड स्विमिंग के स्थान पर योगा लिख सकता हूं? योगा इज अ गुड एक्सरसाइज. बेशक लिख सकता हूं. इट कैन बी रिप्लेस्ड विद ए नाउन. सो इट इज एन एक्टिविटी. स्विमिंग इज एन एक्टिविटी acting as a noun in this sentence. So it is a gerund here. Next is, I saw a swimming duck. Here, duck is a noun, and the word ending in ing is used just before this noun, and this word swimming modifies this noun duck. Means it is acting as an adjective here. So, the word in ing form, ending in ing, if it acts as an adjective in a sentence, it is a participle. यहां पर यही वर्ड स्विमिंग एक पार्टिसिपल है. आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच तो पहले से ही आते हैं. अब हम किसी आईएनजी वाले वर्ड को कैसे पहचानेंगे कि वो मेन वर्ब है, जेरंड है या पार्टिसिपल है? इट इज वेरी सिंपल. इफ इट इज फॉलोड बाय ए हेल्पिंग वर्ब, it is a main verb. If it is acting as a noun in the sentence as a subject or as an object, then it is a gerund. And if it acts as an adjective in a sentence used before a noun, then it acts as a participle. It's very simple. आइए अब हम एक नजर दौड़ाते हैं infinitives पर. What are infinitives? Infinitives are basically of two types. To infinitive means 2 plus V1, 2 plus base form of the verb, and V1 itself means without 2. कुछ ऐसी verbs हैं जिनके साथ हम ये नॉन फाइनाइट यूज कर सकते हैं, करते हैं. नॉन फाइनाइट्स के साथ मेन वर्ब का होना आवश्यक है. बिना मेन वर्ब के नॉन फाइनाइट्स अकेले कोई सेंटेंस या क्लोज नहीं बना सकते. एक फाइनाइट वर्ब अवश्य होती है जिसके साथ हम नॉन फाइनाइट का यूज करते हैं. टू इन्फिनेटिव मीन्स 2 plus V1. बेयर इन्फिनेटिव मीन्स बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स V1. आइए दो एग्जाम्पल लेते हैं. He likes to ride every day. He likes. Here, the word likes is the finite verb or the main verb. He likes what? He likes to ride. यहां पर हम इसको noun से replace कर सकते हैं. Here, the phrase to ride is used as a noun. एक और मोटी पहचान आपको मैं बता दूं. Where do we use prepositions? We use before nouns. So, to ride is acting as a noun. He likes to ride daily. वो प्रतिदिन घुड़सवारी या राइडिंग करता है, उसे पसंद है ऐसा करना. The joker made us laugh. Here, the word made is the finite verb. और आप जानते हैं बिना फाइनाइट वर्ब के कोई भी क्लॉज, कोई भी सेंटेंस एग्जिस्ट नहीं करता.
द जोकर मेड अस लाफ। अगेन ये नाउन, ये जो लाफ वर्ड है, जो वर्ब जैसा दिखने वाला वर्ड है, जो एक इंपोस्टर है, दिस इज नॉट ए वर्ब हियर, दिस इज एन इंफिनिटिव, बेयर इंफिनिटिव विदाउट टू इंफिनिटिव। द जोकर मेड अस लाफ। द जोकर अस लाफ से कोई मीनिंग नहीं निकलता, मेड अस लाफ, जोकर ने हमें हंसाया। इस प्रकार से यहां पर ये टू इंफिनिटिव है, ये बेयर इंफिनिटिव है। हमें जानना यह है कि हम किन परिस्थितियों में टू इंफिनिटिव का यूज करेंगे और कहां पर बेयर इंफिनिटिव का। यदि हम आने वाले वीडियोस जो कि नॉन फाइनाइट्स पर आधारित हैं उनको ध्यान से देखेंगे तो आप जेरंड्स, पार्टिसिपल्स एंड इंफिनिटिव्स के यूसेज को सीख पाएंगे, उनके बीच के डिफरेंस को जान पाएंगे और ग्रामेटिकल क्वेश्चंस में, नॉन फाइनाइट्स के क्वेश्चंस में फुल मार्क्स ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।